मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल जो चर्चा कर रहे थे उसमें पोस्ट मॉडर्निज़्म को समझने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन या उद्योगवाद में किस तरह से उत्तर उद्योगवाद में परिवर्तित हो गया, यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में परिवर्तित हो गया, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि कृषि से जो परिवर्तन आया, कृषि के उत्पादन की व्यवस्था में जो परिवर्तन आया, वो उसने औद्योगिकीकरण को जन्म दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को जन्म दिया। और औद्योगिकीकरण जो है वो अंतिम व्यवस्था नहीं है, अंतिम चरण नहीं है आधुनिकता का। जब हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी क्या, ये मॉडर्न सोसाइटी क्या वो एंड पॉइंट है जहाँ पे हम पहुँचना चाहते थे। ट्रेडिशन से ऑपोजिट क्या वो एंड पॉइंट है जहाँ पे हम पहुँचना चाहते थे। तो जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पहले था उसमें मास प्रोडक्शन होता था, यानी कि जो बहुल उत्पादन होता था, और मास प्रोडक्शन में एक प्रकार का स्टैंडर्डाइजेशन होता था। अब जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, उनके ज़माने में एक ही प्रकार की चीज़, अगर जूते हैं तो सिर्फ बाटा के ही होते थे, अगर सॉफ्ट ड्रिंक हैं तो सिर्फ कैंपा कोला होती थी, अगर टीवी है तो वो सिर्फ टेक्सला का होता था। एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन और वो मास प्रोडक्शन होता था। गाड़ी है तो वो एम्बेसडर होती थी। तो ये मास प्रोडक्शन का पहले उत्पादन जो था वो मास प्रोडक्शन पर आधारित था। पर अब जो सिस्टम है, अब जो उत्पादन की व्यवस्था है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो वो फोर्ड की उत्पादन व्यवस्था और साइंटिफिक मैनेजमेंट से फ़र्क हो गया है। क्योंकि अब स्पेशलाइज्ड उत्पादन होता है, उन्हीं चीज़ों का मतलब कंज्यूमर की डिमांड के आधार पर जो है परिवर्तन आता रहता है, निरंतर परिवर्तन आता है। आपके मोबाइल्स में देख लें, आपके कंप्यूटर्स में देख लें। एक छोटी सी बात, एक आजकल मच्छर मारने के लिए एक बैट आता है ना। तो पहले जो मच्छर मारने के लिए हम लोग नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर लेते थे, फिर उसके बाद कॉइल्स आनी शुरू हुई, फिर उसके बाद ओडोमस आनी शुरू हुई। धीरे धीरे ये टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ बदलती गई, और जैसे जैसे अब जो फिर फ्यूमिगेशन होना शुरू हो गया, और अब जो है बैट आना शुरू हो, मतलब पहले इलेक्ट्रिक इंसेक्ट कैचर्स आते थे, और अब जो है वो बैट आने शुरू हो गए हैं, और बेबीज़ के लिए अलग क्रीम्स आने लग गई हैं। तो ये स्पेशलाइजेशन, हर एक चीज़ का एक छोटी सी चीज़ जो है वो भी अब स्टैंडर्ड नहीं रही, उसमें भी आपके पास विकल्प हैं। कौन से विकल्प को आप चुनते हैं? आप गुड नाइट चुनते हैं या आप कॉइल चुनते हैं, या तो ये सब विकल्प, ऑप्शंस जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं। औद्योगिक समाज में और उत्तर औद्योगिक समाज में ये बहुत अंतर है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में उत्पादन जो है वो नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन होना शुरू होता है। पहले क्या होता था, एक किसी चीज़ कोई उत्पादन, कोई जैसे गाड़ी है और उसमें टाटा की गाड़ी है, या बसेस जो होती थी, या ट्रक्स जो हैं टाटा के हैं, और गाड़ी एम्बेसडर की है, और जिसका नाम है वही चलती थी, और सभी लोग उसी स्टैंडर्ड को चलाते थे। पर आज की डेट में सबकी आवश्यकताओं के अनुसार कोई एसयूवी का भी उत्पादन हो रहा है, और इसी तरह से जो फैशन कॉन्शियस हैं उनके लिए हार्ले डेविडसन का उत्पादन हो रहा है, जो ज़रूरत के लिए गाड़ी है उनके लिए छोटी कार्स हैं। तो ये उत्पादन में विविधता
और विकल्प, ये ऑप्शन जो है, ये उत्तर आधुनिक समाज की एक लक्षण है, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन में लचीलापन देखने को मिलता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, जिसमें कंज्यूमर डिमांड्स के आधार पर नई नई तरह की उत्पादन हो रहे हैं। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है उसमें उत्पादन पहले मतलब उत्पादन के 3 प्रकार होते हैं। एक तो प्राइमरी प्रोडक्शन, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा है टर्शरी सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि आता है और माइनिंग आती है, खनन आता है। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है या बिजनेस है, उस सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। जबकि आज के ज़माने में टर्शरी सेक्टर जो है, ये सर्विस सेक्टर, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सूचना का युग आ गया है और सूचना के युग के आने के बाद अर्थव्यवस्था भी सूचना पर आधारित हो गई है। तो जो अर्थव्यवस्था है उसमें नई नई तकनीक, नई नई इनोवेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जितनी आप नई इनोवेशन करेंगे उतना आप अपनी नई चीज़ को बेच सकेंगे। और हर चीज़, पुरानी चीज़ के पहले ये होता था कि एक चीज़ जो बन गई है उसी तरह की बनती रहेगी, क्योंकि वो परफेक्ट मानी जाती थी। अब परफेक्शन नहीं है, अब लोग इम्परफेक्ट को भी एक्सेप्ट करते हैं, इम्परफेक्शन को भी एक्सेप्ट करते हैं। लोग आजकल बहुत ज़्यादा जो स्टाइलिश लोग होते हैं वो हाथ से बनी हुई चीज़ों का, हथकरघा का और ये टेराकोटा, उसके मिट्टी के बर्तन, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए ज़्यादा पे करते हैं। तो हमारी कंज्यूमर की डिमांड जो है वो भी बहुत बढ़ गई है, बदल गई है। और यहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। आज के ज़माने में हम पहले प्राइमरी सेक्टर जैसे कृषि पर आधारित जो समाज होता था, वो उसमें श्रम बहुत अधिक लगता था, मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा लगता था। जबकि सेकेंडरी जो बिज़नेस या इंडस्ट्री पर आधारित जो समाज होते थे, उसमें भी कहीं ना कहीं मज़दूरों का श्रम बहुत ज़्यादा जाता था। पर आजकल क्योंकि ऑटोमेशन ज़्यादा हो गया है, तो ज्ञान, जो व्यक्ति ऑटोमेटेड मशीनों को चलाने का ज्ञान रखता है, वो उसकी इम्पोर्टेंस हो गई है। और इसने जो नए प्रकार के समाज को जन्म दिया है। एक तरफ लोग ऐसे लोग हैं जो मतलब ये डैनियल बेल ने भी यहाँ पे सर्विस सेक्टर के बढ़ने की बात करी है। और गॉज भी कहते हैं कि ये जो डिवाइडेड सोसाइटी, एंड्रे गॉज कहते हैं कि डिवाइडेड सोसाइटी को जन्म देता है। यानी कि एक तरफ वो इलीट वर्कर्स जिन्हें इस मशीनों को या ऑटोमेटेड मशीनरी को चलाने की योग्यता जिनके पास है, तो उनकी आवश्यकता उद्योगों में है। और जबकि ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो बेरोज़गार हो जाती है, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं है जिसके माध्यम से वो इसमें काम कर सके। तो समाज जो है, पहले जो मज़दूरों और उद्योगपतियों के बीच में जो बटा हुआ समाज जिसके बारे में मार्क्स ने भी कहा है, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में कहा है, वो डिवीज़न जो है वो अब लागू नहीं होता है। उस तरह का डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं रहता है, बल्कि अब टीम वर्क पर आधारित जो कार्य है वो टीम वर्क पर आधारित होता है। और छोटे छोटे समूह जो हैं वो बन जाते हैं, छोटे समूह जो हैं वो अपने अपने कार्य करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं, नए नए इनोवेशंस करते रहते हैं, नए नए चेंजेस लाते हैं, और वो अपने आप को कंटेम्प्ररी समाज में यूज़फुल बनाए रखते हैं अपने आप को। तो ये इलीट वर्कर्स जो हैं ये अच्छा, यहाँ पे इस समाज में, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो
हम बात करें अवकाश या लेजर टाइम भी उन्हीं लोगों के पास बच जाता है जो ये एलीट वर्कर्स हैं, उनके पास लेजर टाइम है, उनके पास छुट्टियां मतलब पूरा अपना मेहनत से 8-8 10-10 घंटे रोज़, बल्कि कई बार 24-24 घंटे भी, 36-36 घंटे भी काम करते हैं, पर वो उनके पास लेजर के लिए अलग से टाइम होता है। जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ में वीकेंड जो है बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो 5 दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए छठे और 7वें दिन उनको अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो आवश्यकता होती है। जबकि जो इस डिवाइड में गुर्ज ने जो डिवाइड बताया है, उसमें जो बेरोज़गार हैं वो जो हैं वो सर्विस या डोमेस्टिक सर्विस में काम करने लग जाते हैं, डोमेस्टिक वर्क करना शुरू कर देते हैं, और डोमेस्टिक वर्क का भी कमोडिफिकेशन हो जाता है। जैसे अमेरिका के समाज में या यूरोप के समाज में पहले जो था, बच्चे अगर पालने हैं तो बच्चे माँ का ये दायित्व होता था कि वो बच्चों को पालेंगी। अब ये परिवर्तन आया है, क्योंकि माँ अगर वर्किंग है या माँ अगर एलीट वर्कर है तो फिर वो अपने बच्चों को उस समय की देखभाल के लिए वो नैनीज़ के पास छोड़ के जाते हैं। तो ये नैनी का जो कॉन्सेप्ट है, अब तो जो हमारा डोमेस्टिक वर्क है वो भी कमोडिफाई हो गया है। तो जो लोग जो पहले घर का काम करते थे वो अब बाहर भी वही काम करके अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। जैसे होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस या इवन हॉस्पिटल्स, इसमें कार्य मुख्य रूप से क्या है, जो काम साफ़ सफाई, कपड़े धोना, बेड लगाना, ये खाना सर्व करना, ये सारे ऐसे कार्य हैं जिनको विशिष्टीकृत कर दिया गया है। तो ये सर्विस सेक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है उत्तर औद्योगिक समाज में, और अर्थव्यवस्था जो है वो ये निश्चित रूप से एक डैनियल बेल कहते हैं अपनी किताब में द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसमें वो कहते हैं कि ये सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस इकोनॉमी बनती जा रही है यूरोप की। क्योंकि डैनियल बेल का जो कार्य था, जितना ज़्यादा उनका अध्ययन था वो अमेरिका में बेस्ड था, तो उन्होंने यही बात करी है कि सर्विस इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है। जो सर्विस सेक्टर्स में क्या क्या आते हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी है, कंसल्टेंसी है, टीचिंग है, टूरिज़्म है, हेल्थ केयर है, मैनेजमेंट सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स है, एनवायरनमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, और ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ये सारे जो हैं ये सारे ऐसे सेक्टर्स में आते हैं जिनमें प्राथमिक उत्पादन नहीं हो रहा होता, ना ही इनमें द्वितीयक उत्पादन हो रहा होता है, बल्कि तृतीयक स्तर पर उत्पादन हो रहा होता है। तो उत्पादन सिर्फ नॉलेज से, सिर्फ ज्ञान से, सिर्फ नई सूचना से। आप स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी उत्पादन सिर्फ मेंटली आप कितना एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उस कंपनी ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इतना कार्य मतलब इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, तो उसका उत्पादन अच्छा होगा। उसके आधार पर उसके शेयर्स बढ़ते हैं या घटते हैं। तो यहाँ पे आप खुद वो उत्पादन नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उस कंपनी में पैसा लगा रहे हो जो कि उत्पादन कर रही है, और उसका लाभ या हानि से आपको भी लाभ और हानि हो रही है। तो ये सर्विस सेक्टर जो है वो ये यहाँ पे इस इकोनॉमी में, सर्विस इकोनॉमी में यहाँ पे सूचना और ज्ञान ये बहुत महत्वपूर्ण होती चली जा रही है, और अधिक से अधिक सूचना जो है वो अधिक से अधिक लोगों को ये एक प्रकार के
नॉलेज इलीट्स बना देती है, नॉलेज इलीट्स का उत्पादन करती है। जिसके पास सूचना है, जिसके पास नए प्रकार की सूचना है, वो इस तरह के नए नॉलेज इलीट्स हैं। हम चाहे उदाहरण दें सुंदर पिचाई का या फिर बिल गेट्स का उदाहरण दें, ये सारे जो हैं ये सारे नॉलेज एलिट्स हैं, क्योंकि इनको नए नए तरह का ज्ञान और सूचना, और ये जिस प्रकार की सूचना इनके पास है और जिसका ये उत्पादन और वितरण और मार्केटिंग भी कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, सूचना जो बेच रहे हैं। इसीलिए आजकल सूचना पे कंट्रोल करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सूचना ये सूचना या ज्ञान ये शक्ति का बड़ा स्रोत होता है, पर सूचना पर कंट्रोल किसका होगा, कौन कंट्रोल करेगा, इस नॉलेज को कंट्रोल कौन करेगा, ये महत्वपूर्ण बात होती है। और इसीलिए जिन लोगों के पास सूचना पर कंट्रोल होता है, वो इस समाज में अभिजन या अभिजात वर्ग बन जाते हैं, इलीट्स बन जाते हैं, वो ज्ञान के अभिजन बन जाते हैं, नॉलेज इलीट्स बन जाते हैं। तो इसी क्रम में मैं बोलूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप भी वो, क्योंकि उनके पास बिज़नेस की सूचनाएं बहुत अधिक हैं, और इसलिए वो नॉलेज एलीट में कहीं ना कहीं उन्हें भी हम डाल सकते हैं, या सुंदर पिचाई हैं, या जितने भी हम कंप्यूटर रिलेटेड जितने फेसबुक के जो निर्माता हैं, या और भी जितने भी एप्पल मोबाइल्स के निर्माता या कंप्यूटर्स के निर्माता या किसी ऐप्स के निर्माता, नए नए तरह के स्टार्टअप्स के निर्माता, ये सब जो है, क्योंकि इन्होंने सूचना को सृजनात्मक और रचनात्मक रूप से, रचनात्मक ढंग से उसका इस्तेमाल किया है, क्रिएटिवली उनको वो काम कर रहे हैं, और उनका कार्य बेसिकली उनका कार्य 8-8, 10-10 घंटे कड़ी मेहनत करना नहीं है, बल्कि केवल मात्र अपनी सोच से, अपनी क्रिएटिविटी से नया तरह का उत्पादन करना, ये उनका कार्य है। तो यहाँ पे डैनियल बेल ने अपने विश्लेषण में मध्यम वर्ग को पर जोर दिया था, और वो उन्होंने नॉलेज इलीट्स की बात करी है। तो ज्ञान के ये जो अभियोजन हैं या नॉलेज इलीट्स हैं, वो सरकार में भी देखने को मिलते हैं, विश्वविद्यालयों में भी देखने को मिलते हैं, व्यवसायों में भी देखने को मिलते हैं। हम हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखने वाले इन विशिष्ट अभिजन लोगों को देख सकते हैं। तो ऐसे समाज में टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का या इनोवेशन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और ऐसे समाज में, ऐसी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो सूचना की ताकत होती है, नॉलेज की ताकत होती है। तो ये चेंजेस 1970, 60, 70 और 80 के दशक में अर्थव्यवस्था में आने शुरू हो गए थे, और यहाँ पे श्रम का स्थान सूचना ने ले लिया है, और श्रम अपने आप में एक रिसोर्स नहीं रह गई है, बल्कि सूचना अपने आप में एक रिसोर्स है। पहले हम बोलते थे ह्यूमन रिसोर्सेज, अब रिसोर्स जो है नॉलेज अपने आप में एक रिसोर्स बन चुकी है, और नॉलेज को हम कमोडिफाई भी करते हैं, उसको हम डेटा जो है, तभी कहते हैं डेटा बैंक्स, वो बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, उनकी रक्षा क्यों की जाती है, क्योंकि उसको हम मार्केट किसको कर रहे हैं, किसको उसके आधार पर बेच रहे हैं। तो ये पावर जो है, क्योंकि अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग यंग हो, फेसबुक से जुड़े रहते हो, इंस्टाग्राम से जुड़े रहते हो,
या ट्विटर से जुड़े रहते हो, तो आपके बारे में अगर नॉलेज इन सब प्लेटफॉर्म्स को है तो उन्हें ये भी पता है कि आपकी अभिरुचियाँ किस तरफ की हैं, आपके और आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जाएं जो आप जिनके प्रति आप आकर्षित होगे। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स होंगे जिनके प्रति आप आकर्षित होगे और वो आपको किस तरह से बेचे जाएं। अगर ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी आपको आवश्यकता हो, है ना। यंग हो तो ठीक है, आपके पास ऑफ़र आते रहेंगे 1+1 मतलब एक पे एक फ्री और ऐसे वाले और ऑफ़र्स आते रहते हैं। तो ये जो नॉलेज की इकोनॉमी है, ये नॉलेज के प्रोफेशनल्स को जन्म देती है। ये नॉलेज के प्रोफेशनल्स अल्टीमेटली नॉलेज एलीट्स होते हैं हमारे समाज के। और नॉलेज अपने आप में, सूचना अपने आप में एक मार्केटेबल कमोडिटी बन जाती है जिसको ख़रीदा और बेचा जा सकता है। कल हमने बात करी थी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की, कि किस तरह से हम राफेल विमान अगर ख़रीद रहे हैं या मिग विमान ख़रीद रहे हैं तो हम साथ ही साथ उनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात करते हैं कि उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी हम खरीद लें जिससे हम आगे चल के उसका उत्पादन कर सकें। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसे ख़रीदते हैं उस टेक्नोलॉजी को, और फिर उसके बाद हम उसमें अपना उत्पादन या अपने आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करके उत्पादन करते रहते हैं। तो यहाँ जो समाज जिस प्रकार का समाज देखने को मिलता है उसमें पेशेवर लोगों की, प्रोफेशनल्स की भीड़ है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। और दूसरी तरफ बेरोज़गार जो हैं, जो पहले के उत्पादन के तरीक़ों से जुड़े हुए थे, वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ये कृषि समाज तो परिवर्तित होता ही है। कृषि में भी औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण और फिर उसके बाद उसमें भी ऑटोमेशन, डेयरी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन, वुल की इंडस्ट्री में ऑटोमेशन। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में मशीनीकरण हो गया है, और केवल मात्र उस मशीन को चलाने वाला व्यक्ति, उसकी आवश्यकता होती है, बाकी सब लोग उसमें उनका स्थान नहीं रहता। तो ये एक विभाजित समाज का, एंड्रे गॉर्ज ने यही बोला है कि ये एक विभाजित समाज को जन्म देता है। तो दूसरी एक महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक है उत्तर औद्योगिक समाज की, वो ये है कि यहाँ पे उत्पादन जो है वो लचीला हो जाता है, यानी कि फ्लेक्सिबल हो जाता है। कुछ छोटे छोटे समूह उत्पादन जो है वो पूरा एक ही जगह नहीं होता। जब आप किसी दिन बारबी एक डॉल होती है, बारबी डॉल के उत्पादन के लिए उदाहरण के लिए आप देखें कि बारबी डॉल का उत्पादन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है। एक उत्पादन का, क्योंकि प्लास्टिक की बनी हुई है, उसका कच्चा माल जो है वो सऊदी अरेबिया, यूएई, मतलब ऑयल और नेचुरल उन प्रोडक्ट से प्लास्टिक बनता है। तो वहाँ से शुरुआत होती है और वो फिर उसके बाल जो हैं वो कहीं बन रहे हैं, उसके प्लास्टिक बन के पैलेट्स जो हैं वो कहीं पे बन रहे हैं, उसका मोल्ड कहीं और पे बन रहा है, और फिर उसके बाद उसके ड्रेसेस चाइना में बन रहे हैं, ताइवान में उसका असेंबलिंग हो रही है, मार्केटिंग जो है अमेरिका में हो रही है। तो एक ही चीज़, एक छोटा सा उदाहरण, एक बारबी डॉल का उदाहरण जो है, जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय खिलौनों में से एक है। आपने भी ज़रूर नाम सुना होगा बचपन में, या आप में से कुछ खेले भी होंगे। तो ये और बारबी की
जितना उत्पादन में जितना खर्चा लगता है उससे ज़्यादा उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लगता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग में और एडवर्टाइजिंग में लोग बच्चे क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, उसको अट्रैक्ट करने, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ किस तरह की हों। तो ये मार्केटिंग जो है ये उत्पादन की व्यवस्था को लचीली बनाता है। कोई भी स्टैंडर्ड उत्पादन नहीं होता, बल्कि उत्पादन स्पेशलाइज्ड होना शुरू हो जाता है, विशिष्टीकृत। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने मैकडॉनल्ड्स पे खाया होगा, अमेरिका के मैकडॉनल्ड्स में खाना खाओगे आपको फ़र्क मेन्यू मिलेगा। इंडिया के मैकडॉनल्ड्स में आपको जो है बीफ नहीं मिलेगा, इंडिया के मैकडॉनल्ड्स में पनीर बर्गर भी मिलते हैं। तो ये इंडियन ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों को ढालना और छोटे छोटे विशिष्ट स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं वो उसमें काम करते हैं और नए नए डिज़ाइन में परिवर्तन, तरीक़ों में परिवर्तन और कार्य प्रणाली में परिवर्तन करके और वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो ये जो लचीली व्यवस्था है, इसमें एक और लक्षण आता है मल्टी स्किलिंग का, यानी कि बहु निपुणता का। पहले एक व्यक्ति जो था वो एक ही कार्य करने में निपुण होता था और एक ही आप लोगों में से कुछ लोग जब चाहे वो मैकडॉनल्ड्स गए होंगे, चाहे पिज़्ज़ा हट गए होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो वर्कर्स काम करते हैं वो वर्कर्स सारे कार्य करने में सक्षम होते हैं। वो रोटेशन से उनका कार्य होता है कि रोटेशन से वो सारे कार्य करेंगे, सफाई भी करेंगे परिसर की, और वो बर्तनों की भी सफाई करेंगे रोटेशन से, खाना भी करेंगे रोटेशन से, और फिर उसके बाद उसमें बिलिंग भी, और ये सारे काम वो रोटेशन से करते रहते हैं। तो जो व्यक्ति ये बहु निपुणता मल्टी स्किल्स को दर्शाता है उसकी वैल्यू अधिक होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करता है। तो ये एक स्किल के साथ आज के समाज में एक स्किल के साथ जिया नहीं जा सकता। अब जैसे डॉक्टर है या टीचर है, जो भी है, उनको भी केवल मात्र डॉक्टरी पढ़ के और या तो फिर पीएचडी करके वो अपना ज़िंदगी नहीं जी सकते। पहले ये होता था कि रेगुलर अपने पढ़ाई को अपडेट करना, पर यहाँ आज के समय में हमें अपनी स्किल्स को भी अपडेट करना होता है कि किस तरह से हम वीडियो लेक्चर्स बनाएं, किस तरह से हम पीडीएफ बनाएं, किस तरह से हम पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस करें, जिससे कि हमारी स्किल्स और इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती जाए। तो ये एक तरह की एक वेटलेस इकोनॉमी को जन्म देती है, जो सॉफ्टवेयर पर आधारित है, मीडिया पर आधारित है और इंटरनेट सेवाओं पर आधारित है। और ये जो उत्पादन की व्यवस्था है, इसने वैश्वीकरण को भी जन्म दिया। वैश्वीकरण का मैंने अभी उदाहरण दिया कि एक ही चीज़ का उत्पादन, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं वो अलग अलग जगह से उत्पादन, कच्चा माल कहीं से लेती हैं और उसे कहीं पर पहुंचा के और उसका प्रोडक्शन कहीं पे करके, मार्केटिंग कहीं और से करवा के और फिर वो उत्पादन करती हैं। तो यहाँ इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। सारा विश्व जो है वो एक ग्लोबलाइज्ड विलेज है, और ये सिर्फ एक आर्थिक अवधारणा या राजनीतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा भी हो चुकी है। मैकडॉनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये एक अवधारणा है। किस तरह से मैकडॉनल्डाइजेशन ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा मेगा, और ये मेगा बर्गर, ये उसकी जो संस्कृति है, नई प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो ये एक वैश्वीकरण एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसमें
दुनिया भर के सारे देशों को एक दूसरे से पर अंतर्निर्भर कर दिया है। तो ये औद्योगिकीकरण और उत्तर औद्योगिकीकरण के ये सारे लक्षण हैं। जैसा मैंने बोला कि उत्तर फोर्डवाद, ज्ञान और सूचना का प्रसार, ये सूचना समाज का बनना, विभाजित समाज, डिवाइडेड सोसाइटी उसका बनना, फ्लेक्सिबल सोसाइटी का बनना और ग्रुप में उत्पादन होना और मल्टी स्किल्स का डेवलप करना और वैश्वीकरण, जिससे ज्ञान के अभिजन का आविर्भाव होता है, नए नॉलेज एलिट्स आते हैं और जो कि सूचना और टेक्नोलॉजी पे आधारित होते हैं और ये सूचना एक व्यवसाय का रूप धारण कर लेती है। तो ये उत्तर आधुनिकता को समझने के लिए हमने उत्तर उद्योगवाद को समझा और कल फिर हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से उत्तर आधुनिकता जो है वो आधुनिक समाज से किस तरह से अलग है। थैंक यू।